नमस्कार। इस वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी के मुख्य घटकों की बात करने वाले हैं। यह नाटक स्त्री के वस्तुकरण का विरोध करता है। तो आइए हम इस नाटक के मुख्य घटकों को देखते हैं। अगर पहले घटक को देखें तो आज़ादी के पूर्व हिंदी नाटक और स्त्री अस्मिता की तलाश इसमें दर्शाया गया है। ध्रुव स्वामिनी नाटक आज़ादी से पहले के समय में सामाजिक स्थिति को दर्शाता है, जहां स्त्री की स्वतंत्रता और अस्मिता का प्रश्न प्रासंगिक था। यह नाटक नारी के आत्मसम्मान और उसके अस्तित्व की पहचान को प्रमुखता देता है। इसके बाद हम इसके दूसरे घटक को देखें तो वो है निर्णय की आज़ादी का स्वप्न। नाटक में ध्रुव स्वामिनी एक साहसी और आत्मनिर्भर महिला के रूप में प्रस्तुत है, जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेने के आकांक्षी है। यह चरित्र उस समय की सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देता है, जहां स्त्रियों को निर्णय का अधिकार नहीं था। जैसा कि आप जानते हैं कि यह नाटक 1933 में लिखा गया था, जब हमारा देश रूढ़ियों से ग्रसित था। उस समय का समाज पितृसत्तात्मक था, तो उस समय के समाज में स्त्रियों के पास बहुत कम अधिकार थे, उन्हें अधिकारों से वंचित रखा गया था। उस वक्त ऐसे नाटक के माध्यम से स्त्री को निर्णय लेने की स्वतंत्रता देने का स्वप्न इस नाटक में प्रस्तुत किया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसके बाद इसके घटक की बात करें तो इसमें यूरोपीय नाटक का विधान, जिसमें 3 अंक है, वो देखने को मिलता है। नाटक यूरोपीय नाट्य संरचना के 3 अंकों पर आधारित है, जिसमें क्रमशः कथा का आरंभ, विकास और समाधान दिखाया गया है। प्रसाद के नाटक इतिहास और कल्पना का संगम है। जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों में इतिहास और कल्पना का सुंदर संयोजन किया है। ध्रुव स्वामिनी में भी ऐतिहासिक घटनाओं को कल्पना के साथ जोड़कर सामाजिक संदेश दिया गया है। इसके हम 5वें घटक की बात करें तो हर अंक में एक चरम दृश्य देखने को मिलता है। 3 अंक है, 3 चरम सीमाएं हैं, और इस अंक में रामगुप्त की 3 रूपों को भी दिखाया गया है, जिसमें एक पुरुष के रूप में रामगुप्त, एक पति के रूप में रामगुप्त और एक राजा के रूप में रामगुप्त। इसके 3 चरम सीमाओं को देखें तो पहले अंक में हम देखते हैं ध्रुव स्वामिनी को शकराज के पास भेजने का निर्णय कर लिया जाता है, जब चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है और वो आत्महत्या करने से ध्रुव स्वामिनी को रोक लेता है। दूसरे अंक में देखते हैं जब चंद्रगुप्त स्त्री वेश धारण करके शकराज का वध कर देता है, और तीसरे अंक में जब देखते हैं कि रामगुप्त का वध कर दिया जाता है। तो इस तरह से इस नाटक में 3 अंक है और 3 चरम सीमाएं हैं। अगर हम छठे घटक की बात करें तो पहले और दूसरे अंक में स्थिति और पात्रगणों के साम्य को देख सकते हैं। पहले और दूसरे अंक में पात्रों और उनकी स्थितियों के बीच सामंजस्य दिखाई देता है। यह संरचना नाटक को तार्किक और रोचक बनाती है। 7वें घटक की बात करें तो राज्य सत्ता, पितृसत्ता और धर्म सत्ता की स्त्री विरोधी रूढ़ियों का विरोध किया गया है। नाटक में समाज की उन रूढ़ियों पर प्रहार किया गया है जो स्त्रियों के अधिकारों और स्वतंत्रता को बाधित करते हैं। धर्म सत्ता, पितृसत्ता और राज्य सत्ता के स्त्री विरोधी दृष्टिकोण को चुनौती दी गई है। इसके 8वें घटक की बात करें तो इसमें विवाह संस्था की जड़ता और स्त्री के लिए नया विकल्प दिखाया गया है। यह नाटक विवाह संस्था की जड़ता और उसमें नारी के अधिकारों के हनन पर सवाल उठाता है। ध्रुव स्वामिनी न केवल इस व्यवस्था को अस्वीकार करती है, बल्कि स्त्रियों के लिए एक नया विकल्प सुझाती है। ध्रुव स्वामिनी नाटक एक साहित्यिक कृति नहीं, बल्कि एक स्त्री अस्मिता, स्वतंत्रता और सामाजिक परिवर्तन का आह्वान भी है। जयशंकर प्रसाद ने इसमें स्त्री के व्यक्तित्व और आत्मनिर्णय की प्रेरणा को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो यह नाटक स्त्री अस्मिता मूलक नाटक है, जिसमें स्त्रियों को उनके अधिकारों से वंचित करने का विरोध किया गया है। आशा करता हूँ इस वीडियो में बताई गई सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी।
नाटक एवं एकांकी के पाठ्यक्रम पे और भी वीडियो बनाए गए हैं जो कि हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। धन्यवाद।